ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर प्रीति सिंह जी का। आज जो आप विषय ले रही हैं महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं के लिए। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या क्यों होती है, क्या कारण है उसके, और उसको आयुर्वेदिक उपचार से कैसे ठीक किया जाता है। तो आपका स्वागत है और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय कराएं। अनिल जोशी जी। प्लीज सर जुड़े हैं नहीं सर। दीपन जी आप करा दीजिए। हाँ, कोई डॉक्टर प्रीति सिंह जी का परिचय है कि आप राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रूप में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय धरसवां बहराइच में बहुत कार्यरत है कम अभी हो गई वर्तमान में। आवाज, बहुत कम हो गई। और इससे पूर्व आप श्रावस्ती में पदस्थ थी। आपका गृहनगर लखनऊ है। आपने राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय तुड़ियागंज लखनऊ से स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि आयुर्वेद में प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त आपने काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से पीजी डिप्लोमा इन मैटरनल हेल्थ केयर में किया है। डॉक्टर प्रीति सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में समर्पित है और विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य देखभाल एवं समाज के सर्वांगीण स्वास्थ्य संवर्धन हेतु निरंतर कार्यरत है। आज आपका विषय है महिलाओं में पीसीओडी का कारण, समस्या और उसका आयुर्वेदिक उपचार। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगी दीपिका मैम। आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही सर? हाँ, अभी सब हुई थोड़ी सी। ठीक है। सुप्रभात सभी को। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी दीपिका मैम का, क्योंकि जो मॉर्निंग की शुरुआत है इतनी अच्छी एनर्जेटिक एक्सरसाइज आसन प्राणायाम के साथ करी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 100% में 80% आपकी डाइट और 20% रोज की एक्सरसाइज आपके जीवन को स्वस्थ बनाती है। तो थैंक यू सो मच शिखा मैम, दीपशिखा मैम सॉरी, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। उसके बाद में मैं दीपन सर को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। बहुत शॉर्ट टाइम में इनवाइट किया, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड्स नहीं बना पाई, क्योंकि जो चीजें आप देख कर सीख सकते हो सुनकर थोड़ा सा स्किप हो जाती है। तो जैसा कि पंत सर ने बताया कि आज का मेरा जो सेशन है वो महिलाओं की हेल्थ को लेकर है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखती हैं। वो चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या बेटी के रूप में। अगर वो स्वस्थ रहती हैं तो जो घर का माहौल है वो भी काफी स्वस्थ और खुशनुमा रहता है। तो वुमेन हेल्थ को बताने से पहले मैं उनके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जिसको हम अलग अलग वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे कि लाइफ स्पान जो फीमेल का होता है उसको अगर हम 3 पीरियड्स में बांटे, तो पहला जो पीरियड आता है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। सेकेंड फेज जो होता है प्यूबर्टी से ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, और जो थर्ड होता है वो मेनोपॉज से जस्ट ऑफ द लाइफ। और हर पड़ाव में अगर फीमेल स्वस्थ नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ विकार होते हैं, व्याधियां होती हैं, जिससे वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही परेशान रहती है। तो इस समय ये जो सेशन है केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फीमेल को अगर वो केवल उसका ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है परिवार का, तो वो दो चीजों को सफर करती है। एक तो शारीरिक परेशान, और मेंटल सपोर्ट नहीं है तो वो मानसिक तौर से भी परेशान। तो आज जो मैं टॉपिक करूंगी, वैसे महिलाओं में बहुत सी बीमारियां होती हैं, लेकिन एक विशेष टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। डिजीज
और सिंड्रोम, लोग एक दूसरे इन दोनों को कोरिलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिजीज वो तो प्रारंभिक अवस्था में, मतलब उसमें सिम्टम्स कम होते हैं, इजीली क्यूरेबल होती है। सिंड्रोम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जब डिजीजेस हो जाती है जिसमें और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ये जटिल अवस्था होती है। तो पीसीओडी है क्या? महिलाओं में जब बच्ची होती है तो गर्भावस्था में जब शिशु होता है, स्त्री वाला भ्रूण, तो तभी उसकी शरीर में ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। वो लगभग 6 मिलियन, 7वें और 8वें महीने में जब भ्रूण होती है, जब वो बर्थ लेती है फीमेल चाइल्ड, तब वो 1 मिलियन के करीब होते हैं, बाकी डिजनरेट। लेकिन जब प्यूबर्टी तक पहुंचती है बच्ची, तो वो 4 लाख से 3 लाख ही रह जाती है। जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जो 12 से 15 साल की उम्र होती है, उस वक्त उसकी बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। उस हार्मोनल चेंजेस को लेते हुए बच्चियां कई बार ऐसा होता है ना, वो समझ नहीं पाती कि उनके साथ में ये बदलाव कैसा होता है। तो उस वक्त जरूरी है कि जो उनका परिवार के, उनकी माँ है, उनके पिता हैं, वो सपोर्ट करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप छुपा के या बंदिशों में नहीं किया जा सकता कि अरे ये फीमेल प्रॉब्लम है तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बच्ची को सिर्फ मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखिए कि उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आपसे शेयर कर सके। इसमें जो मेन रोल होता है वो माँ का होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को फेस करके आ रही है। तो उसको समझाना है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें घबराना नहीं है। उसको बताना है कि उसमें नॉर्मल चीजें क्या होती है, जनरल जो जानते हैं। इसके अलावा कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो रही है उसको शेयर करना है। तो पीसीओडी में क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें प्रत्येक महीने एक ओव्यूल मैच्योर होता है। जो साइकिल होती है वो 28 दिन की नॉर्मली मानी जाती है। 1-2 दिन आगे पीछे होती है, मैक्सिमम 5 दिन तक कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो देयर इज सम एबनॉर्मलिटी, तो उससे कंसल्ट करने की जरूरत है। तो हर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ये नेचुरल प्रोसेस। हर महीने प्रत्येक ओवरी से एक ही एव्यूल मैच्योर होता है। मैच्योरेशन के बाद वो रप्चर होता है, फिर मेंसेस आते हैं। लेकिन पीसीओडी में ऐसा होता है कुछ एबनॉर्मलिटी, इसके कॉजेज बेसिकली अननोन है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस चीज। तो इसमें कई ओव्यूल जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होकर ओवरी के पेरिफेरी पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक नेकलेस जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक, मतलब पॉली मतलब मैनी, सिस्ट मतलब बैलून में जैसे पानी भर दीजिए, सिस्ट वही होता है जिसमें फ्लूइड जैसा कुछ भरा। इसको फाइब्रॉइड से कंफ्यूज नहीं होना। फाइब्रॉइड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, नॉन कैंसरस है, लेकिन सिस्ट जो है वो एक बैलून में पानी भर दीजिए उस तरीके का। तो वो एक ही समय में कई फॉलिकल्स प्री मेच्योर होते हैं या पार्शियली मेच्योर, वो ओव्यूलेशन तक नहीं जाते, तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें यही आता है पॉलीसिस्ट, मतलब कई सिस्ट जैसे जो होते हैं फॉलिकल्स वो इकट्ठे हो जाते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसकी वजह से फीमेल गर्ल का जो फीमेल होती है उसका पीरियड इफेक्ट होता है। या तो उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, या फिर बहुत कम आएंगे, या फिर ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाए, 1.5 महीने 2 महीने इस तरीके से आए। और अगर सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मिस्ड पीरियड होगा, जैसे मैंने बताया इरेगुलर पीरियड, या तो स्कैंटी होगा, बहुत कम होगा, या फिर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 महीने 2.5 महीने इरेगुलर, मतलब कोई फिक्स डेट नहीं है। अगर फिक्स है भी तो बहुत कम स्पॉटिंग टाइप की है। ओवरीज लार्ज हो जाती है क्योंकि कई फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्री मेच्योर स्टेज में होते हैं, जिससे ओवरी का साइज बढ़ जाता है। ओवरी का साइज बढ़ने से क्या होता है, ओवरी कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, उसमें एक एंड्रोजन, बेसिकली ये मेल हार्मोन होता है
और ये नॉर्मली फीमेल में भी सिक्रीट होता है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 to 60 नैनोग्राम पर डीएम होती है। और इससे ज्यादा, क्योंकि ओवरी बड़ी हो गई, एंड्रोजन ज्यादा सिक्रीट होने लगे, तो वो कहीं ना कहीं मेंसेस को अफेक्ट करता है। और दूसरा है एक्सेसिव बॉडी हेयर, क्योंकि एंड्रोजन है, ये मेल हार्मोन है, और अगर फीमेल में इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा अगर सिक्रेट है तो मेल पैटर्न बैलेंस हो जाएगी, गंजापन होने लगेगा, बाल बहुत तेजी से झड़ेंगे, चेहरे पे बाल उगने लगेंगे, चेस्ट पे होंगे, बैक पे होंगे, हेयर ग्रोथ होने लगेगी, और कोर्स हेयर होगा, पतले नहीं, मोटे। देखा होगा कुछ औरतों के नीचे होने लगते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, काफी घने हो जाते हैं मीन जब एडवांस्ड फेज। अब कुछ फीमेल्स कंफ्यूज हो जाएगी, अरे मेरे तो बाल आ रहे हैं, मुझे भी एक तो है, लेकिन इसका रीजन केवल पीसीओडी ही होगा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी अनरिएक्टिव थायराइड की वजह से भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, आयरन या जिंक की डिफिशियंसी से भी ये चीजें हो सकती है कि हेयर फॉल हो रहा होगा। स्ट्रेस की कंडीशन में भी हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये मत परेशान होइएगा कि मेरी हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहीं मुझे पीसीओडी, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है। वेट गेन बहुत तेजी से होता है पीसीओडी की अगर पेशेंट है। एक्ने और ऑयली स्किन, बहुत ज्यादा एक्ने आने से इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स आते हैं। इनफर्टिलिटी कोई जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकती है एडवांस्ड फेज। अगर इसको प्री पीरियड में ही ट्रीट कर दिया जाए तो कंसीव भी करती है, सही टाइम पर अगर ट्रीटमेंट लिया जाए। पेल्विक पेन महसूस होता है फीमेल, राइट या लेफ्ट, जिधर की ओवरी में पॉलीसिस्ट होंगे, उधर की ओवरी इलाज होगी और ब्लैडर पे प्रेशर डालेगी, तो हो सकता है कि आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फटीग, थकान महसूस होती है, लेथार्जिक फील करता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, लगता है पड़े रहो। स्लीप प्रॉब्लम्स होती है। स्लीप प्रॉब्लम में क्या, अब चेहरे पे बाल उगे हुए हैं, बहुत घने बाल हो रहे हैं, सर से बाल गायब हो रहे हैं जहां होने चाहिए, मोटे हो रहे हैं, खा कुछ भी नहीं रहे हैं फिर भी मोटे हो रहे हैं, तो ये इंसान इतना ज्यादा स्ट्रेस ले जाता है कि इसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने लगता है, तो स्लीप डिसऑर्डर्स भी होता है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड स्विंग होता है। कभी कभी देखा होगा बच्ची खुश है, ठीक है, एकदम स्ट्रेस्ड हो जा रही है, परेशान हो रही है, तो मूड स्विंग्स। तो जितने भी मेल हैं, अगर आपकी पत्नी में, आपकी माँ में, या आपकी बेटी में, या आपकी बहन में इस तरह की अगर बदलाव आ रहे हैं, तो उससे इरिटेट नहीं होना है, उसकी प्रॉब्लम अगर इससे रिलेटेड है उसको सुनना है, प्रॉपर उसका कंसल्टेशन कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन इरिटेट नहीं, इस वक्त वो खुद किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। एक्नेथोसिस निग्रिकेंस, कभी कभी देखो अगर ना चेहरे का रंग काफी अच्छा है, सारे फेयर कॉम्प्लेक्शन है, बट गर्दन जो है वो काली हो जाए, कुछ महिलाओं में बहुत ज्यादा लगेगा कि इतना सा गला जो है कहीं अलग से लाके लगा दिया। वो बेसिकली जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जो इस पीसीओडी के ऑर्डर में कॉमन होता है कॉजेज में, उसकी वजह से यहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस में एक है कि अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, दूसरा ये है कि हम हार्मोन प्रोफाइल करा सकते हैं, क्योंकि जो हार्मोन रिलेटेड ये प्रॉब्लम है कि एंड्रोजन इसमें बढ़ जाता है ज्यादा, जो होना चाहिए उससे लेवल को काफी चीट कर जाता है, तो हम इसमें हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इनका हम नॉर्मल अगर हम ब्लड सैंपल लेके कराते हैं तो इससे पता चल जाता है कि इनका लेवल नॉर्मल से नीचे है, नॉर्मल है, या हायर लेवल की तरफ है।
जैसा भी होगा उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कारण में मैंने एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस बताया था आपको, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी तक इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? हम कुछ भी मीठा खा रहे हैं या जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो बाद में क्या जरूरत से ज्यादा अगर ग्लूकोज बॉडी में है तो उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन के रूप में होता है और बॉडी स्टोर कर इन फ्यूचर के। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज तो है लेकिन बॉडी उसको एज अ एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। और ग्लूकोज लेवल का बढ़ने का मतलब क्या है कि आप डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ, और डायबिटीज मेलाइटिस में भी कौन सी, टाइप 2। तीसरा लाइफ स्टाइल, अगर फीमेल की लाइफ स्टाइल बहुत डिस्टर्ब है जो आजकल देखने को मिलती है। टीनेज वाले क्या है, लेट नाइट जगते हैं। क्यों जग रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्यों जग रहे हैं। कोई अगर इमरजेंसी वर्क है तो आप जगिए, अदरवाइज आप टाइम से सो जाइए। 10 बजे तक सोने की आदत डालिए। लेकिन क्या है, मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है अब कि कुछ भी नींद नहीं आ रही है तो हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सोचकर कि शायद मुझे नींद आ जाए। लेकिन ये गैजेट से निकलने वाले भी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, इससे हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब। आप स्लीप डिस्टर्ब, आप अगर रात में देर से सो रहे हैं तो सुबह जाहिर सी बात है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाएंगे। आप जग कब रहे हैं, 9 बजे 10 बजे। तो लाइफ स्टाइल, ये तो आपकी दिनचर्या हो गई। फूड हैबिट्स में भी बहुत डिस्टर्ब है। फास्ट फूड, पैकेज फूड, ये जो चीजें कंज्यूम, सॉफ्ट ड्रिंक, आजकल के बच्चे जो हैं इनको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और इनमें जो है वो न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो निल है, जीरो। तो इसको एम्प्टी कैलोरी के नाम से जाना। जितने भी फास्ट फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हम कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें एम्प्टी कैलोरी, एम्प्टी कैलोरी, हाई कैलोरी, न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो। बॉडी को कैलोरी तो दे रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो कैलोरी जा रही है बहुत ज्यादा मात्रा में वो स्टोर हो रही है, वो ओबीज कर रही है। तो इस पे भी काम करने की जरूरत है कि जो आपका आहार है वो अच्छा होना चाहिए, पोषण युक्त होना चाहिए। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आज की लाइफ जो है वो हरी भरी और करी, हरी मतलब इतनी ज्यादा जल्दबाजी है हर काम को लेकर कि हम केवल दौड़ रहे हैं। बड़ी चिंता इतनी ज्यादा है, केवल चिंता। मैं ये नहीं कहती कि 100% लोग चिंता ही करते हैं, कुछ लोग चिंता के साथ में सोल्यूशन भी देखते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल चिंता ही करते हैं, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नहीं हो रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सोल्यूशन पे सोचना चाहिए, केवल वरीड होने की जरूरत नहीं। और करी, जो फूड खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक कंज्यूम कर रहे हैं। आप अपनी थाली को देखिए, उस थाली में आप ले क्या रहे हैं, इंटेक क्या हो रहा है, उसमें बॉडी के लिए कितनी चीजें अच्छी हैं और क्या नुकसानदेह है, हम थाली को नहीं देख रहे हैं। केवल जो ये 2 सेंटीमीटर की जबान है ना तो मुंह के अंदर, ये बहुत खतरनाक है, ये हमें और सोचने ही नहीं देती। इसको अच्छा लगना चाहिए, बॉडी के लिए वो अच्छा है या नहीं अच्छा, यहाँ तक हम सोच ही नहीं पाते। हम रिफाइंड यूज कर रहे हैं, हम मैदा यूज कर रहे हैं, हम पैकेट फूड यूज कर रहे हैं, हम फ्रोजन फूड यूज कर रहे हैं। और आपको पता आना चाहिए कि ये जितने भी चीजें हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि आप अपने घर में बनी हुई दाल को 24 घंटे के बाद यूज नहीं कर सकते।
लेकिन पैकेट फूड आज से 2 महीने पहले पैक किया गया, उसको इजीली हम खरीद के अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा, इवन हम खुद भी उसको कंज्यूम कर लेते हैं बिना ये सोचे कि हम अपनी बॉडी के अंदर लेके क्या जा रहे हैं। और यही सब चीजें जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, बॉडी हमारा बहुत टाइम तक टॉलरेट करता रहता है, उसे लगता है कि चलो आज नहीं ये कल सुधर जाए, लेकिन सुधरने का नाम जब नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखाना शुरू करते हैं। कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती, प्रकृति का नियम है, पहले बीज है, फिर पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। लोग कहते हैं हम आज से 1 साल पहले स्वस्थ थे, एकदम से बीमार हो, नहीं, शरीर कभी एकदम से बीमार नहीं होता, वो लक्षण दिखाता है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हम तब जागते हैं जब चीजें हमारे हाथ से निकलने वाली, जब लगता है कि अब हम चल नहीं पाएंगे। और फीमेल में तो कुछ ज्यादा ही है, अगर उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो 1-2 महीने है ना सोच लेंगे, चलो इस बार नहीं तो अगली बार देख लेते हैं, नहीं अगली बार तो चलो इस बार छोड़ो अगली बार देख लेते हैं। और जब वो आती हैं तो लगभग चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई शायद इस वजह से कि अरे बताएंगे तो क्या सोचेंगे लोग, उनको ये नहीं पता कि अगर किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज को अगर प्राइमरी स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए तो उसको ट्रीट आसानी से किया जा सकता है। आयुर्वेद में षटक्रिया काल का वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी डिजीज को शुरुआती स्टेज में अवस्था में पकड़ा जाए और ट्रीट कर जाए तो सुख 7 दिन होती है, लेकिन वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर भी कब्जा कर ले तो उसको ट्रीट करना बहुत कठिन होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, अगर आपको पीरियड से रिलेटेड आपकी बेटी को, आपकी बहन को, जो भी फीमेल्स हैं उनको दिक्कत होती है तो कोशिश करिए कि अर्ली स्टेज में डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसको ट्रीट करिए, वो जल्दी ट्रीट हो जाए। अदरवाइज इन फ्यूचर उसके कॉम्प्लिकेशंस जब आते हैं ना तो उसको ट्रीट करना आपके लिए भी परेशानी वाली होती है। डॉक्टर्स तो है ही सर्विस के लिए, लेकिन अगर पहले पहुंचेंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी। तो पीसीओडी एक ऐसी जो डिजीज है वो ऐसा नहीं कि क्यूरेबल नहीं है, बस अर्ली स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे उसमें डायबिटीज हो गई या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, डिसलिपिडीमिया हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई तो इनफर्टिलिटी फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितना देखने में लगता है कि सिंपल है पीसीओएस या पीसीओडी, वो सिंपल भी है, लेकिन अगर टाइम बहुत ज्यादा बीत गया तो वो कष्टकारी भी हो जाता है। स्ट्रेस, फीमेल को स्ट्रेस हमेशा रहता है, मैं ये नहीं कहती स्ट्रेस नहीं होता, किसी की जिंदगी स्ट्रेस फ्री नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है आपका पीसीओडी के लिए। बच्चियां हैं, पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली प्रेशर कुछ अलग, और भी प्रेशर्स हैं बच्चों के पास जो डिस्कस भी करते हैं नहीं भी करते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो सब पे सोचने की जरूरत है। और लास्ट में अगर उपचार की बात की जाए, जैसे मैंने इसके कारण बताए, इसके सिम्टम्स बताए कि क्या क्या हो सकते हैं, तो उपचार की भी बात करते हैं। उपचार में क्या है, हमारे आचार्य सुश्रुत ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा दिया, संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जना। मतलब जिन कारणों से कोई रोग अगर उत्पन्न हो रहा है, सबसे पहले उस कारण को रोको। अगर नदी को साफ करना है ना, उसमें गिरने वाले नालों को बंद करवाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम नदी को साफ कर लेंगे और जो कचरा आ रहा है उसको आने भी देंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उस नदी को साफ कर पाए।
आयुर्वेद तो त्रिदोष के सिद्धांत पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। अगर ये बैलेंस स्टेज में है तो ये स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन मिथ्या आहार, मिथ्या विहार, मिथ्या आचार, अगर ये सारी चीजें इन्वॉल्व कर रखी हैं अपने अपनी जिंदगी में, केवल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कि हम मॉडर्न बहुत हैं, हम लेट नाइट पार्टी करेंगे, लेट नाइट जगेंगे और मॉर्निंग नहीं जाएंगे, दोपहर तक सोएंगे, और आप इसको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हो तो आप भ्रम में हो। सबसे पहले इस पे ही काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अभी से उनमें आदत डलवाइए कि वो अर्ली मॉर्निंग उठे। 4 बजे नहीं उठ सकते कोई भी, लेकिन 6 बजे तक उठाने की कोशिश करिए। अभी आप आदत डालोगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बच्चे को सोने दें, बड़े होकर वो खुद समझ जाएगा, तो एक बार जो हैबिट पड़ गई उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले दिनचर्या, अर्ली मॉर्निंग उठना है और रात में 10 बजे तक सो जाना है, पॉसिबल हो। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो, क्योंकि दिन बना है काम करने के लिए और रात बनी है सोने के लिए। प्रकृति के विपरीत जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है डाइट। पीसीओडी की पेशेंट्स जो मोस्टली आती हैं, जो मेरी ओपीडी में आती हैं, अगर मैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ बच्चियों की, तो मुझे देखने में आता है एक तो उनका ये जो लाइफस्टाइल है जगने सोने का, ये बड़ा गड़बड़ है। दूसरा डाइट पैटर्न बहुत गड़बड़ है। बाहर रह रहे हैं या स्कूल के लिए जा रहे हैं तो चाय पी और चले गए। बाहर गए बच्चे, लंच लेके नहीं जा रहे, ये कह के माँ से कि अरे मैं खा नहीं पाता हूँ या खाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बाहर से लेके कुछ भी खा लूंगा। तो बाहर जाके आपके बच्चे अमरूद, केला, सेब तो नहीं खाएंगे। खाते क्या है? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, यही खाते हैं ना। तो ये जितने भी हैं सभी में प्रिजर्वेटिव केमिकल्स, जो इसमें चटनियां मिलाई जाती हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता इतने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग्स जितनी भी होती हैं जो केमिस्ट्री से पढ़े होंगे, वो हमारी बॉडी में सोल्यूबल नहीं होती, वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, और सभी इन फ्यूचर कार्सिनोजेनिक ही होती है ज्यादा। तो बेटर है कि खाने में जो डाइट है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेस कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन। अब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट खाने नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इन्वॉल्व करिए सैलेड के रूप में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। फैट नील नहीं करनी है। लोग कहते हैं कि अगर हमें कम पतला होना है या ओबेसिटी को कम करना है तो हमें फैट छोड़ देनी है। नहीं, फैट भी बहुत इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कौन सा फैट, ये जानना जरूरी है। फैट दो तरीके के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करना है, सैचुरेटेड फैट को नहीं कंज्यूम करना, ज्यादा मत करना। गुड कोलेस्ट्रॉल से, एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड्स को अवॉइड करना है। ट्रांस फैट, एक वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ट्रांस फैट, ये बहुत खतरनाक है। ट्रांस फैट को कंज्यूम नहीं करना। बाहर के जो कहते हैं ना, घर में भी अगर हम तेल में एक बार पूरी निकालते हैं तो दूसरी बार वो तेल पूरी निकालने के लिए यूजफुल नहीं होता, क्योंकि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, सरसों का तेल, ये चीजों को यूज करना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ कोशिश करनी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी की नहीं होती, लेकिन कोशिश करनी है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें।
कोई भी स्ट्रेस आता है, जितनी जल्दी उस इशू को रिजॉल्व कर सके उतना बेटर आपकी हेल्थ के लिए। सोल्यूशन पे काम करना। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का निर्विषीकरण भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में उषापान की बात करी गई। उषापान मतलब सुबह उठकर जल का ग्रहण। बेटर होगा कि वो गुनगुना पानी हो और उठकुरू बैठकर, खड़े होकर पानी का कंज्यूम तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। हमेशा बैठकर पानी पीजिए। पानी को पीना नहीं, बेसिकली खाना चाहिए। घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। बॉटल उठाई, खड़े हुए, सर को ऊपर उठाया और 2 घूंट में बॉटल का 1 लीटर पानी आपके पेट में चला गया। बहुत खतरनाक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, आपकी बोन हेल्थ के लिए। तो जब भी पानी पिए, रिलैक्स मूड में पिए, बैठ कर पिए और घूंट घूंट कर। बिल्कुल वैसे ही तेज बारिश हमेशा मिट्टी को बहा ले जाती है, खेती के लिए यूजफुल नहीं होती। हमेशा धीमी बारिश यूजफुल होती है, क्योंकि जो हमारी धरा है उसको सोख लेती है। तेज बारिश, बह गया पानी, चला गया, यूजफुल नहीं है। सेम कंडीशन हमारी बॉडी में पानी इनटेक। तो मॉर्निंग का पानी जो है वो गुनगुना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह का पानी आपकी बॉडी को अंदर से साफ करने का काम है। फाइबर डाइट इंक्लूड करनी है, जो हमारे खाने में नहीं है। हो सकता है कि इस सेशन में जितने लोग लॉग इन है उनके मैक्सिमम लोगों की थाली में है, लेकिन सोचिए क्या इससे पहले था फाइबर। तो सैलेड होना चाहिए। सैलेड में मोस्टली वेजिटेबल्स होने चाहिए। फ्रूट अलग होते हैं और सलाद में आपका खीरा, ककड़ी, चुकंदर, प्याज, टमाटर ये अलग होता है। जो भी सैलेड है उसको खाने से 20 मिनट पहले खाना है आपको, चबा चबा के बढ़िया से बैठ करके। उसके 10 मिनट से 15 मिनट के बाद खाना खाना है आपको। फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो धीरे धीरे टूटेंगे, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, जल्दी भूख नहीं लगेगी आपको। और फाइबर भी 2 तरीके की, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल वही काम करते हैं जो हमारे घर में हमारी झाड़ू काम करती है, बॉडी को अंदर से साफ करने का। तो फाइबर इंक्लूड करिए डाइट में, अपने बच्चों की डाइट में भी। और कुछ चीजों को किचन से टाटा बाय बाय। सफेद चीजें, हो सकता है सेशन में बताया ही गया होगा। मैदा, चीनी और व्हाइट नमक, रिफाइंड ऑयल। हार्ट का ध्यान रखने वाला रिफाइंड ऑयल नहीं है। रिफाइंड का मतलब इतना ज्यादा प्योर कर दिया गया कि उसमें तेल बचा ही नहीं, केवल निकिल और कोबाल्ट। तो कैसे हार्ट का ध्यान रखेगा? बाबा पर बाबा तो कोलू का निकाला हुआ तेल खाते थे, सभी हेल्दी थे, कुएं का पानी पीते थे, हेल्दी थे, फर्टिलाइजर्स नहीं इतने यूज किए जाते थे, ऑर्गेनिक खेती होती थी। हालांकि यू टर्न गवर्नमेंट ने फिर से लिया है, हम लोगों ने भी लिया है, जरूरत है उस चीज की। तो कुछ चीजें ये डाइट में है जो चेंजेस करनी पड़ेगी, जिसपे हमारा बस है, जिनको हम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, रेगुलर एक्सरसाइज। सेडेंटरी लाइफ नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें 50 मीटर भी जाना है तो मैंने बाइक या स्कूटी निकाली, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। रेगुलर आधे से 45 मिनट की एक्सरसाइज सफिशियंट है इंसान के लिए। और योग तो बहुत ही अच्छा है। योग में आसन और प्राणायाम। तो पीसीओडी में भी कुछ आसन है, प्राणायाम में देख रही थी
दीपशिखा मैम करा रही थी, पद्मासन, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, भुजंगासन, नौकासन, सेतुबंध आसन, बाल आसन, वक्रासन, धनुशीर्ष आसन, ये सब पीसीओडी के पेशेंट में कराए जा सकते हैं, यथा शक्ति, जबरदस्ती नहीं। ठीक है। प्राणायाम की बात करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बस बीपी का पेशेंट है तो कपालभाति अवॉइड करानी है, नहीं करानी है। ऐसे और भी है कुछ जो हम बीपी के पेशेंट में नहीं कराते। तो ध्यान देना है कि रोग कैसा है, रोगी की कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से आसन और प्राणायाम करना। मोटापे से बचना है, कैसे बचेंगे? 100% में 20% एक्सरसाइज और 80% डाइट, जिसका भी मैंने डिटेल बताया कि कैसी होनी चाहिए डाइट। प्रॉपर स्लीप, नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। नींद तभी अच्छी होगी जब आप सही समय पे सोना पसंद करें। तो सोने से 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल को किनारे कर देना है। अगर कुछ करना ही है तो किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे अच्छा स्लीपिंग पिल कोई हो नहीं सकता। आप लोग बचपन में रहे होंगे तो ये चीजें आपने देखी होगी कि अगर माँ कहती है कि सोना है, नहीं सोना तो चलो पढ़ाई करो, बस नींद आ जाती थी तुरंत। होता था ना, मेरे साथ तो यही था। माँ अगर कहती थी कि सो जा, हमने नींद नहीं आ रही, तो ठीक है पढ़ाई कराते हैं। 2 लाइन पढ़ाई नहीं और नींद आने लगी। तो बच्चों को आदत डलवाइए कि मोबाइल की जगह पे किताबें पढ़ें। एडिक्शन फ्री लाइफस्टाइल। मैं जहां पोस्टेड हूं, यहाँ पे महिलाएं भी वो सभी शौक रखती हैं जो पुरुष रखते हैं। स्टार्टिंग में आश्चर्य होता था, लेकिन अब आदत हो गई क्योंकि काफी लंबा समय हो गया मुझे। तो ये भी चीजें हैं जो आपको रोकनी है। बच्चे पे ध्यान देना है कि कोई एडिक्शन तो नहीं है उसमें। तो ये उपचार से संबंधित था। काफी कम समय है तो बहुत चीजें बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे हम। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर बच्ची में, आपकी पत्नी में, आपकी बहन में इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उनको विजिट जरूर कराएंगे डॉक्टर। और महिलाओं से अनुरोध है कि अगर आपके महीने से संबंधित कोई भी दिक्कत है, इवन स्त्री रोग में भी कोई भी रोग है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ एबनॉर्मल है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं आप उससे शेयर करें और डॉक्टर से परामर्श लीजिए। आयुर्वेद में कुछ ड्रग्स हैं जो पीसीओडी में कॉमन यूज करते हैं हम लोग, लेकिन कॉम्बिनेशन में है, इसे आप अपने आप परचेज करके कंज्यूम मत करिएगा। बस आपके ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि इनको यूज करें। उसमें आता है शतावरी चूर्ण, शतपुष्पा चूर्ण, नश पुष्पांतक रस, दत्ताकरण चूर्ण, एक शिवलिंगी का बीज होता है उसका चूर्ण, पचलांग आसव, अशोकारिष्ट या कुमारी आसव एज अ सिरप, और टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग रजा प्रवर्त। ये ड्रग्स हैं, इन्हें ऐसे ही मेडिकल स्टोर से लेके आप मतलब कंज्यूम मत करिएगा। बेटर होगा कि आपके जो भी परामर्श डॉक्टर, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उससे एक बार जरूर कंसल्ट करिए। और एलोपैथी ट्रीटमेंट में भी है बहुत से, क्योंकि मैं आयुर्वेद विभाग से हूँ तो मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात नहीं करूँगी। और फेशियल हेयर्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, फीमेल्स कराती भी हैं जब जरूरत से ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है बालों की, फेस पे हो, चेस्ट पे हो, बैक पे, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसके हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स काफी होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। तो अभी तक आज के सेशन में तो इतना ही मैं आपके साथ में शेयर कर पाई। फ्यूचर अगर दोबारा मौका मिलेगा तो शेयर और भी करूंगी। और मैं पुनः
दीपन सर को अब इनवाइट करती हूँ कि वो आए और जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल भाषा में समझाया। आप सभी से अनुरोध है एक एक करके अपने प्रश्न पूछें। एक एक करके माइक ओपन करेंगे और अपने प्रश्न पूछेंगे। मैं इसका शुरुआत कर देती हूँ। मैम, ये जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी प्लीज? कैसे इसको हम खान पान में सुधार करके कैसे रोक सकते हैं? जी। ठीक है। व्हाइट डिस्चार्ज को हम लोग श्वेत प्रदर या ल्यूकेरिया के नाम से जानते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण देखने में भारत में मिलता है वो वीकनेस, दौर्बल्यता, फीमेल अपने खान पान को ध्यान नहीं रखती। दूसरा हाइजीन, अगर आप पीरियड्स के ड्यूरेशन में अगर कपड़े का यूज आज भी कर रहे हो तो उसको बंद करना है। डाइट रिच होनी चाहिए, उसमें कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है। ये जो रिच डाइट्स होती है इनको आपको लेना ही पड़ेगा। वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए आपका, कि बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी वीकनेस ना हो। और डिपेंड करता है ल्यूकेरिया है किस तरीके का, क्योंकि उसके भी कई टाइप्स होते हैं। कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ फंगल होते हैं, कुछ वीकनेस की वजह से उनके डिस्चार्ज का कलर भी अलग अलग होता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि आपका डिस्चार्ज किस तरीके का है। अगर वाटरी डिस्चार्ज है, मिल्की वाइट या कर्डी है या फिर ग्रीनिश है, तो ये आपके, अगर कर्डी आ रहा है व्हाइट डिस्चार्ज तो वो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन। ग्रीनिश है तो ये और कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाता है। अगर व्हाइट वाटरी है, पीरियड से एक दिन पहले आ रहा है या पीरियड्स के 1-2 दिन बाद है तो वो नॉर्मल है। लेकिन पूरे मंथ रहता है तो इसमें सोचने की जरूरत है कि ये कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल है, तो डॉक्टर से विजिट होकर और ओवरऑल अपने डाइट को अच्छा करिए, जो आपकी प्रोटीन रिच हो, आयरन रिच हो, कैल्शियम रिच हो और पानी का प्रॉपर। जी थैंक यू मैम। वर्मा सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी वर्मा, नेचुरोपैथ फ्रॉम भिवानी, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। हेल्थ के प्रति रुचि रखता हूँ इसलिए इसी फील्ड में आ गया। आपका बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। आपने सर्वप्रथम तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया, दूसरा लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तीसरा कुछ मैं आपकी अनुमति से कुछ ऐड करना चाहूंगा और आपका अनुमोदन चाहूंगा उन पर। बिल्कुल सर। अगर बीमारी हो गई है, व्हाट्सएवर इट इज, फाइब्रॉइड है या पीसीओडी है या पीसीओसिस है या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, हालांकि सब्जेक्ट जो है फीमेल का है, लेकिन हेल्थ के अवेयर होने के नाते मैं इस पे रुचि रखता हूँ। मैंने एक रिसर्च की थी, हमने मेरे गुरुजी चाइना गए थे हम, वहां से एक हर्ब लाए थे। उनकी मदर हर्ब है एंजेलिका सिनेंसिस, जिसको डोंगक्वाई कहते हैं। एंजेलिका सिनेंसिस ये बोटेनिकल नेम और डोंगक्वाई ये चाइनीज नेम है। तो उसका हमने हाइड्रोसोल बनाया और वो इन सभी बीमारियों पर इतना अधिक कार्य करता है, यानी कि जिसका कारण था, मेरे जो गुरुजी थे उनकी मदर की डेथ हो गई थी डेकोरिया से। लेकोरिया के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डेकोरिया की, वेयर ब्लड फ्लोज कंटिन्यूअसली। तो उनकी मदर की डेथ होगी, बड़ा प्रेम करते थे। तो हम चाइना गए तो उन्होंने इस चीज के लिए रिसर्च की, खोज की और पाया कि ये सारे हार्मोन इम्बैलेंसेस जो बॉडी में होते हैं, पर्टिकुलरली इन लेडीज में, वो बहुत अच्छा करेक्टिव वे है उसको ठीक करने का, एंजेलिका सिनेंसिस। तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जिंक की कमी के कारण जो क्लोटिंग होती है बॉडी के अंदर, चाहे वो फ्लूइड है चाहे वो ब्लड है, क्लोटिंग फॉर्मेशन इज बीइंग डन बिकॉज लैक ऑफ जिंक। तो उसके लिए मैंने एक लेक्चर दिया था। मोरिंगा पे बताता रहता हूँ मैं। मोरिंगा की फलियां या मोरिंगा के जो लीव्स हैं उनका कंटिन्यूस प्रयोग करेंगे तो लेडीज में हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। आज के युग में इतनी बहुत बीमारियां आ गई जो पहले कभी नहीं थी। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा, मदर, दादी, चाची, ताई, बड़ा परिवार था संयुक्त हमारा।
मैंने नहीं सुना किसी को बचपन में या अभी तक की ऐसी कोई बीमारी हुई हो। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल आपके हिसाब से बेटर था। चक्की चलाती थी खुद ही, घर का आटा पिसता हुआ खाते थे। हम वहाँ फूड खाते थे, प्रोडक्ट नहीं खाते थे। प्रोडक्ट का मतलब है बाजार से जो चीजें आती है, दैट इज ए प्रोडक्ट। और नेचर जो देती है हमें, वो दैट इज ए फूड। तो वी शुड शिफ्ट ऑन फूड, नॉट ऑन प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने पाई है, कचनार का पौधा होता है, हमारे घर के बाहर लगा, बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। और उनका सेवन करें या उस कचनार की छाल का काढ़ा बना के 2-3 बार पिए, तो जो भी सिस्ट फॉर्म हुई है बॉडी में, इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, विल मेल्ट अवे। और इसके साथ साथ एक कैन पेपर अंग्रेजी नाम है, लेकिन उसको हिंदी में मीठी लाल मिर्च कहा जाता है। मीठी लाल मिर्च मीठी होती है, वो ज्यादा तीखी नहीं होती है। उसका पाउडर का अगर सेवन करेंगे, पाउडर बना के, यस यू कैन डिजॉल्व इन वाटर एंड टेक इट। लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत सी बीमारियों को हल कर देता है बड़ी तीव्रता के साथ। तो इन सभी चीजों का अनुमोदन आपसे चाहूंगा। और एक्सरसाइज वगैरह तो ये एक प्रश्न और है इसके साथ साथ कि अनमेरिड लड़कियां जो है उनको भी आजकल पीसीओडी हो रही है। और जो डॉक्टर जो है वो, उनकी सलाह बहुत ही बढ़िया होती है कि अब ओरी को रिमूव कर देते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग एंड डेंजरस टू। तो आप इन बातों को मेरी बातों को प्रकाश डालें। मैं इतना ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो आपसे शेयर कर लिया है मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पे थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच सर, केशरी वर्मा सर। आपने जो चीजें बताई, मैंने कहा ना कि समय बहुत कम है, बहुत चीजें नहीं बता सकते। बेशक पुष्पा भी है, उसमें भी एस्ट्रोजन नेचुरली होता है। और कैल्शियम जिंक की बात मैंने डायरेक्टली इसमें कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है। हेयर लॉस की जब बात मैं कर रही थी, अगर इस सब फीमेल ये सोचती है कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं तो पीसीओडी ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि उसके रीजंस थायराइड, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये होंगे। उसको नेचुरली फॉर्म में ले तो ज्यादा बेटर है। और दूसरी बात यह है कि सर ने जितने भी ड्रग्स बताई वो आयुर्वेद में यूज करते हैं। पंचनाथ कहीं भी बॉडी में ग्रंथि है उसमें यूज करते हैं। पीसीओडी में ही नहीं, कहीं भी, कोई भी फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, या लिनोइड कहते हैं, छोटी छोटी से बॉडी में जगह जगह पे गांठी जैसी पड़ जाती है, मोबल होते हैं वो, जिनको मोस्टली एलोपैथिक डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं। अगर उसमें कांचनार और कैशोर गुगुल का ट्रीटमेंट किया जाए, रिजल्व हो जाए। थैंक यू सो मच सर, केसी वर्मा सर, वंस अगेन फॉर योर जी सजेशन। जी, एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मैं जब भी पढ़ रहा था यहाँ से, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, अर्ली राइजर हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ। गेहूं जो मॉडर्न व्हीट है, इट हैज कॉज सो मेनी डिजीज टू द ह्यूमैनिटी, सो मेनी डिजीज। अभी विलियम डेविस है अमेरिका के, उनकी मदर की भी डेथ हुई और उनने पाया कि दिस इज बिकॉज ऑफ द व्हीट वी आर कंज्यूमिंग। क्योंकि व्हीट का जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुआ 1951 में, उसके बाद सेफ्टी स्टडी किए बिना ही उस व्हीट को जारी कर दिया गया। और संसार के सारे लोग आज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब से ग्रसित है। अब एक क्या है, इसके अंदर फाइटेट होते हैं। फाइटेट एक एसिड है, फाइटिक एसिड। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं व्हीट को, तो आप कितने ही मिनरल दे लो, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी कुछ है आपने दिया है, दे विल बाइंड इन द गट्स, दैट मिनरल्स एक्टिवली चार्ज मिनरल को बाइंड कर लेते हैं, और लिया खाया बेकार गया। और इसके अंदर ग्लाइडिन डिराइव्ड ओपियोइड पेप्टाइड है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी आंतों से, नहीं होता है, कतई नहीं होता है। गाय खा सकती है उसको, गाय के 6 पेट होते हैं, हमारे तो एक ही है। तो 6 अमीनो एसिड है, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। दे आर काजिंग हार्मोनल इम्बैलेंसेज इन द बॉडी, एंड ओबेसिटी का बेस ही वह है। तो इसलिए जितना कम हो सके कार्ब को खत्म कर दें। पर्टिकुलरली जो इनसे सफर कर रही हैं हमारी बहनें बेटियां, उनको तो गेहूं और गेहूं से बने प्रोडक्ट को अलविदा कर देना चाहिए। तो ये मेरा एक और एडिशन था इसके अंदर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा प्रीति जी, आपके दर्शन किए, लाभान्वित हुए हम। धन्यवाद। मैं इसमें एक चीज इंक्लूड करूंगी, तो गेहूं की बात करी सर ने, तो पहले के जमाने में इंसान मिलेट्स यूज करता था,
जिसको आप आयुर्वेद में श्री अन्न कहते हैं, मोटा अनाज। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित इसीलिए किया था कि हम अवेयर हों कि गेहूं जो हम खा रहे हैं उसमें जो ग्लूटेन होता है वो इंडाइजेस्टिबल होता है, जैसा कि सर ने बताया, और वो बहुत सी डिजीज का रूट कॉज है। मोटे अनाज को कंज्यूम करना है, जो पहले का आदमी बोता था, जिसमें पानी कम लगता था, इजीली हो जाता था, मेहनत भी कम और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल। लेकिन रिक्वेस्ट ये भी है कि जो मोटा अनाज आता है तो उसको मल्टीग्रेन की तरह मत यूज करिए। अगर रागी यूज कर रहे हैं तो प्योर रागी यूज करिए, अगर जौ यूज कर रहे हैं तो प्योर जौ यूज करिए। उसको मतलब कॉम्पोजिशन में मत यूज करिए कि एक कटोरी ये भी मिला लिया, एक कटोरी, क्योंकि हर जो फूड है उसका डाइजेशन जो टाइम है वो अलग होता है। आप मिक्स कर लोगे, सबका डाइजेशन टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप जब भी खाइए, रोटी खाइए अनाज की, तो जिसकी भी खाइए तो उसी की खाइएगा, उसमें मिक्स मत करिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसे खीरा खा रहे तो केवल खीरा खीरा खाइए, सलाद को मिक्स करके मत खाइए कि एक टुकड़ा गाजर खाया और एक टुकड़ा, क्योंकि सबका जो टाइम है पाचन का वो अलग अलग है। खीरे और टमाटर को कभी एक साथ मत खाइएगा। आयुर्वेद में दोनों विपरीत गुण के हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, खा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन कैसे खाना है इस पे भी सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने गेहूं इंक्लूड किया, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्किप हो जाते हैं केवल इस वजह से कि टाइम हो रहा है, वाइंड अप किया जाए। तो थैंक यू सो मच वर्मा सर, बहुत चीजें आपने जोड़ी तो मैं भूल गई थी। थैंक यू जी। थैंक यू वर्मा सर। अगला प्रश्न सीमा जी का रहेगा। सीमा गोयल जी, आप प्लीज। सबको सुप्रभात मैम, आपको बहुत धन्यवाद। अच्छी मेरा एक क्वेश्चन है। मैं काफी सालों से अपनी फैमिली सेंधा नमक का ही प्रयोग कर रही हूँ खाने में। तो ऑर्डिनरी सॉल्ट है, सॉल्ट उसमें आयोडीन होता है, तो क्या बीच बीच में उसको चेंज करना चाहिए ताकि हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी ना क्रिएट हो जाए? यही है बस मेरा बिल्कुल, आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है लगातार सेंधा नमक का प्रयोग नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि उसमें नेचुरल आयोडीन है लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमें डेली रिक्वायरमेंट है। तो बीच बीच में आप उसको चेंज करिए, क्योंकि आप लगातार अगर सेंधा नमक का भी प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हालांकि आयुर्वेद में सबसे अच्छा नमक सेंधा लवण ही कहा गया है, लेकिन जिस हिसाब से आप इन्वायरमेंट है उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, तो आयोडीन आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी इसमें। अदरवाइज आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी अगर आप 365 दिन आयोडीन भी खा रहे हो, सॉरी सेंधा नमक खा रहे हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। अगर और किसी का भी प्रश्न है तो प्लीज आप माइक ऑन करिए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लगता है सभी प्रश्न हो चुके हैं। जी सरोज मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, डॉक्टर प्रीति सिंह जी ने इतने साधारण शब्दों में इतने सरल तरीके से सबको बताया है, तो उनकी समस्याएं सब सॉल्व हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, और जो एक दो चीजें रह गई थी वो डॉक्टर वर्मा जी ने ऐड कर दिया, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस नहीं होंगे। बहुत अच्छे से आपने समझाया, विस्तार से समझाया, छोटी छोटी चीजों को लेकर अच्छे से बताया है, तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो मैं अब दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि धन्यवाद देते हुए आप शांति पाठ करा दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति जी। जी थैंक यू। दीपक। थैंक यू डॉक्टर प्रीति जी। बहुत शॉर्ट नोटिस पर कल सुबह दोपहर में बात हुई और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपसे रिलेटेड, तो हम आगे आने वाले क्लास में आपका फिर से आमंत्रण करेंगे, तो आप जरूर आइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो इस कक्षा से जुड़े हुए हैं।
और क्लास को समापन से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. God bless you. Have a good day.